मेरे प्यारे छात्रों, आज के वीडियो में स्थलाकृतियों और उनके महत्व पर जो महत्वपूर्ण प्रश्न बनेंगे उस पर व्याख्या की जाएगी। पहले प्रश्न बोल दिया जाएगा और उसके बाद उसकी व्याख्या की जाएगी। अभी तक जो भी पढ़ाई हुई है, जो भी चैप्टर्स पढ़ाया गया है, उसमें पहले उसकी व्याख्या हुई है, फिर प्रश्न और उत्तर पर भी चर्चा हो गई है। तो आइए देखते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है जो धरातल पर जो ऊंचे ऊंचे स्थलाकृतियाँ हैं, उसमें सबसे ऊंचे जो स्थलाकृति होते हैं वो माउंटेन होते हैं। उससे जो थोड़ा सा नीचे होता है वो हिल होता है, पहाड़ी। उससे जो नीचे होते हैं वो प्लाटू होते हैं, और उससे भी नीचे जो प्लेन होते हैं, पर्वत होते हैं, प्लेन जो मैदान होते हैं, और सबसे नीचे तो समुद्र का पार्ट होता है। समुद्र तल से ही ऊंचाई के मानक का आधार पर पर्वत, पठार और मैदान का वर्गीकरण किया जाता है, उसी का क्लासिफिकेशन किया जाता है। तो आइए, तो पहला प्रश्न जो इस चैप्टर से है, बहुत महत्वपूर्ण है यह चैप्टर्स, स्थलाकृतियाँ और उनके महत्व। पहला प्रश्न है, निर्माण के आधार पर स्थलाकृतियों के कितने मुख्य प्रकार हैं। मान लीजिए दिस इज द सरफेस ऑफ द लैंड, और यहाँ पर जो सबसे ऊंची जो स्थलाकृति हैं, जो सबसे हाईलैंड जो हैं, वे होते हैं माउंटेन। उससे जो नीचे वाला पार्ट है वो हिल होता है, और उससे जो नीचे वाला पार्ट होते हैं वे होते हैं प्लाटू, और उससे जो नीचे वाले पार्ट होते हैं होते हैं प्लेन। तो प्रश्न है कि निर्माण के आधार पर स्थलाकृतियों के लैंड फॉर्म्स, स्थलाकृति को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, लैंड फॉर्म्स, के कितने मुख्य प्रकार होते हैं। तो इसका आंसर होगा 3। सबसे जो ऊंचे भूखंड हैं धरातल पर के वे हैं पर्वत। अगर आपसे पूछा जाए कि धरातल पर का सबसे ऊंचा स्थान कौन है, तो सबसे ऊंचा स्थान है माउंट एवरेस्ट, जो नेपाल में है, और उसकी ऊंचाई आप सभी लोगों को जानना चाहिए। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई है 8,850 मीटर। 8,850 मीटर। कभी कभी परीक्षाएं पूछ दिया जाता है कि इसकी ऊंचाई कितना फीट है। आपको कई बार बताए हैं कि 1 मीटर बराबर 3.28 फीट होता है। 1 मीटर बराबर 3.28 फीट होता है। तो 8,850 मीटर बराबर, तो 8,850 में 3.28 से गुना कर दीजिएगा, और यह जब गुना कीजिएगा तो यह आपको आ जाएगा 29,028 फीट। तो यहाँ पर प्रश्न है, क्योंकि प्रश्न की व्याख्या में इस तरह का बता दिया जाता है कि अब धरातल पर, सरफेस ऑफ द अर्थ पर जो सबसे ऊंचे जगह है वह है माउंट एवरेस्ट। यहाँ क्वेश्चन था कि निर्माण के आधार पर स्थलाकृतियों के कितने मुख्य प्रकार हैं। सीधा आंसर है 3, और उनका नोमेनक्लेचर क्या है। पहला है पर्वत। पर्वत को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, माउंटेन। पर्वत को अंग्रेजी में कहते हैं माउंटेन। और उसके जो सेकेंड है वह है पठार। पठार को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, प्लाटू, PLATU। और तीसरा है जो समतल भूमि, वैसी भूमि जो समतल है उसको क्या कहते हैं, प्लेन, PLAIN। तो ये इसका उत्तर हो गया कि धरातल निर्माण के आधार पर स्थलाकृतियों के कितने मुख्य प्रकार हैं। तो 3 मुख्य प्रकार है, बहुत आसान है। फर्स्ट है पर्वत, जो सबसे ऊंचे हैं, उससे जो नीचे हैं वो पठार, और सबसे नीचे जो हैं वो है मैदान। और उसको भी बता दिए कि धरातल पर के सबसे ऊंचे कौन हैं, वे हैं माउंट एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई है 8,850 मीटर, और फीट में निकालना होगा तो वह है 29,000। किसी का फीट में पूछ दिया जाता है, अब उसकी ऊंचाई कितना फीट है, तो आप तो कहें कि हम तो मीटर में पढ़े हैं, फीट में नहीं। तो इसको दिमाग में रखिए कि 1 मीटर बराबर 3.28 फीट होता है। अब गुना कर देंगे तो निकल जाएगा। अगर फीट में दिया हुआ है तो कितना मीटर है तो भाग दे देंगे। अधिक लाने के लिए गुना किया जाता है, कम लाने के लिए भाग दिया जाता है। एनीवे, अब क्वेश्चन नंबर 1 फिनिश हुआ। नाउ कम्स टू क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 2 है विवर्तनिक संचरण। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इसी विवर्तनिक संचरण के चलते धरातल पर जो असमानताएं दिखाई देती हैं, कहीं पर्वत है, कहीं पठार है, कहीं मैदान है, और पूरा जो भूपरपटी है वो 6 इंपॉर्टेंट प्लेट से बने होते हैं। पहले भी चर्चा किया जा चुका है। तो यहाँ पर है विवर्तनिक संचरण, टेक्टोनिक मूवमेंट। प्लेट कितने हैं, 6 प्लेट्स हैं, महान प्लेट्स हैं धरातल के भूपरपटी के। तो विवर्तनिक संचरण से उत्पन्न पर्वत कितने प्रकार को, ऐसे पर्वत 4 प्रकार के होते हैं। मोटे तौर पर जो पर्वत कितने तरह के होते हैं, तो पर्वत 4 तरह के होते हैं। ये आपको पढ़ाया गया है, बताया गया है। पहला है बलित पर्वत, दूसरा है खंड पर्वत या भ्रंश पर्वत, और तीसरा है ज्वालामुखी पर्वत, और चौथा उन तीनों पर्वतों का जो अवशिष्ट भाग है वह अवशिष्ट पर्वत। लेकिन यहाँ पर प्रश्न है कि विवर्तनिक संचलन, टेक्टोनिक मूवमेंट्स, और टेक्टोनिक मूवमेंट्स 4 रूपों में होता है। दिस इज द इंपॉर्टेंट थिंग। टेक्टोनिक मूवमेंट कितने रूपों में होते हैं,
4 रूपों में होता है, बता दी, बार बार इसको समझा रहे हैं क्योंकि दिस क्वेश्चन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। टेक्टोनिक मूवमेंट्स अगर आप ठीक से समझ जाएंगे तो धरती के आंतरिक भाग में जो हलचल हो रहे हैं और उसमें जो दबाव हो रहा है, कहीं कंप्रेशन है, कभी टेंशन है, जिससे धरती के ऊपर जो स्थलाकृतियों में विभिन्नताएं देखते हैं, ये जानना बहुत जरूरी है। तो 4 तरह के मूवमेंट्स है, पहले ही बताए थे भू संचरण वाले चैप्टर में। कितने तरह के होते हैं? 4 तरह के। उन्हीं चारों तरह के जो संचरण है, मूवमेंट्स हैं, जिसके चलते धरातल पर असमानताएं दिखाई देती है। बहुत इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पर तो क्वेश्चन था कि विवर्ती से उत्पन्न से कितने प्रकार के होते हैं, तो वो तो 2 प्रकार के होते हैं। उसका आंसर 2 प्रकार। लेकिन थोड़ा सा और हम इन डिटेल समझा देना चाहते हैं कि टेक्टोनिक मूवमेंट्स जो होता है, टेक्टोनिक मूवमेंट का मतलब संचरण। टेक्टोनिक मूवमेंट्स ये 4 रूपों में होता है। धरती के अंतर का जो प्लेट है वे 4 रूपों में संचरित हो रहे हैं। फर्स्ट आपको बताए थे उस चैप्टर्स में, इसके जस्ट पहले वाले में फर्स्ट बताए थे आपको, वह सडन मूवमेंट। वो भूकंपों से अक्सर देखे जाते हैं। सडन मूवमेंट्स होता है, एकाएक सडन मूवमेंट्स, एकाएक धरती के अंतर का जो प्लेट एक दूसरे पर टकरा जाते हैं और धरती के ऊपर बहुत बड़ा पर्वतों का निर्माण हो जाता है। तो ये भूकंपों से देखा जाता है। दूसरा है स्लो एंड सेकुलर मूवमेंट। ये बहुत धीरे धीरे इसका ये संचलन हो रहा है, बहुत धीरे धीरे। समुद्र किनारे जो पुलिन वगैरह दिखाया जाता है, ऊंचे ऊंचे जो जगह दिखाया जाता है जहाँ पर पर्यटक लोग समुद्र का नज़ारा देखते हैं, जो पुलिन है, बीच है, तो ये स्लो एंड सेकुलर मूवमेंट चल रहे हैं। तीसरा है वर्टिकल मूवमेंट, ऊर्ध्वाधर, ऊपर की ओर, कोई पार्ट ऊपर बढ़ गया और कोई पार्ट नीचे आ गया, तो यह एक वर्टिकल मूवमेंट होता है। और एक है हॉरिजॉन्टल मूवमेंट। तो 4 तरह के मूवमेंट्स है। एक क्षैतिज मूवमेंट्स है, एक ऊर्ध्वाधर मूवमेंट है, एक स्लो एंड सेकुलर मूवमेंट है, और एक सडन मूवमेंट है, आकस्मिक, एकाएक कैसा हो गया। वो भूकंपों से अक्सर देखे जाते हैं। तो ये प्रश्न ही था, समझा दिया है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। टेक्टोनिक मूवमेंट्स ये जानना जरूरी। जो भी असमानताएं धरातल पर देख रहे हैं, वह धरती के अंदर जो 6 मेन प्लेट्स है, उसमें जो हलचल हो रहे हैं, उसमें जो परिवर्तन हो रहे हैं, उसमें जो दबाव हो रहा है, उसमें जो तनाव हो रहा है, उसके चलते ही दिखाई दे रहा है। एनीवे, तो क्वेश्चंस दूसरा भी फिनिश्ड हो गया। तो यहाँ था विवर्ती संचरण से जो पर्वत है, पर्वत ऐसे 4 तरह के होते हैं, लेकिन विवर्तनिक संचरण से जो पर्वत है वो 2 है। अब आइए इसको समझा दें। विवर्तनिक संचरण से जो पर्वत है वो कौन कौन है? वे 2 हैं, और 2 बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो आज भी वैसे पर्वतों का निर्माण हो रहा है, और एक है, पहले तो 2 हो गया, आंसर क्या हो गया? 2। अब 2 कौन कौन है? फर्स्ट है बलित पर्वत, इसको फोल्ड माउंटेन कहते हैं। पहला है एशिया का हिमालय, बलित पर्वत का ही तो उदाहरण है। बलित पर्वत, फोल्ड, FOLD, फोल्ड, MOUNTAIN, फोल्ड माउंटेन। बल्ब एशिया का हिमालय है, यूरोप का आल्पस है, उत्तरी अमेरिका का रॉकी है, दक्षिण अमेरिका का एंडीज है। ये संसार के बड़े बलित पर्वत है और नवीन बलित पर्वत है। नवीन नए आज भी यहाँ पर्वतों का निर्माण हो रहा है, जिसके चलते देखते हैं इसके जो शिखर हैं उसकी ऊंचाई में वृद्धि दिखाई दे रहा है। तो फर्स्ट बलित है। और दूसरा जो है विवर्तिक संचलन से जो उत्पन्न पर्वत हैं वह हैं फॉल्ट माउंटेन, अंग्रेजी है फॉल्ट माउंटेन, FAULT, या ब्लॉक माउंटेन, इसको कह सकते हैं भ्रंश या खंड पर्वत। बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पूरा टेक्टोनिक मूवमेंट्स बता दिया गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ज्योग्राफी में। धरती का जो अंदर का जो भूपरपटी है वो 6 इंपॉर्टेंट प्लेट से बने हुए हैं, और 6 इंपॉर्टेंट जो प्लेट है, बड़े बड़े जो प्लेट हैं, उसमें आपस में संचरण होते रहता है। उसको समझ लेने के बाद धरातल के ऊपर जो असमानताएं दिखाई देती है, कहीं पर्वत है, कहीं पठार है, कहीं मैदान है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जानना बहुत ज़रूरी था। आइए, तो दूसरा प्रश्न भी हो गया, पहला भी हो गया। आज हम लोगों को सारे प्रश्न को समझ लेना है। चैप्टर तो हम समझे हुए हैं। तीसरा प्रश्न है बलित पर्वत की रीढ़, बैकबोन। बलित पर्वत की जो रीढ़ है, और बलित पर्वत जो है एशिया का हिमालय है, यूरोप का आल्पस है, और उत्तरी अमेरिका का रॉकी है, दक्षिण अमेरिका का एंडीज है, और ओल्ड फोल्ड माउंटेन में अरावली आता है। लेकिन यहाँ प्रश्न है कि बलित पर्वत के रीढ़ किस प्रकार के चट्टानों से बनी है। चट्टान भी आपको बताया था। चट्टान कितने तरह के होते हैं? चट्टान मूलतः 3 तरह के होते हैं। एक होता है इग्नियस रॉक, एक होता है सेडिमेंट्री रॉक, और एक होता है मेटामॉर्फिक रॉक। तो इसके जो रीढ़ होते हैं वे ग्रेनाइट चट्टानों से बनते हैं। अब आपके मन में हो सकता है कि ग्रेनाइट किस प्रकार का चट्टान, क्वेश्चन परीक्षा पूछ देता है। और ये भी क्वेश्चन पूछ देता है कि ग्रेनाइट चट्टान अपने परिवर्तित रूप में किस नाम से जाना जाता है।
आपको इतना क्वेश्चंस बता दिए जाएंगे कि कोई भी क्वेश्चंस इस चैप्टर से आएंगे वो आपको लड़ ही जाना है। आपको अगर ठीक से इसको मनन करें, ये प्रश्न आता है ग्रेनाइट चट्टान अपने परिवर्तित रूप में किस नाम से जाना जाता है? तो ग्रेनाइट चट्टान मेटामॉर्फिक फॉर्म में नीस हो जाता है। लेकिन यहाँ पर है कि जो बलित पर्वत का जो रीढ़ है वह किस प्रकार के, वहाँ उत्तर आपको देना पड़ा ग्रेनाइट, और यह इग्नियस रॉक है, यह आग्नेय चट्टान का उदाहरण है। और आग्नेय चट्टान में वो होता है अंतर्भेदी आग्नेय चट्टान, एक होता है बहिर्भेदी, एक अंदर में हो गया, एक बाहर निकलने पर हो गया, एक बीच में ही जम जाता है, उसको कहते हैं हाइपेबैसल इग्नियस रॉक। तो उतना डेप्थ में नहीं जाना है, ऐसे तो क्वेश्चन की व्याख्या हुई तो एक क्वेश्चन से अनेक प्रश्न बनने लगते हैं। अपने यहाँ पढ़ाने का ये स्टाइल है, इतने अधिक प्रश्न बन जाते हैं कि अगर उसको ठीक से किया है तो एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ सकता है। लेकिन यहाँ जल्दी में थोड़ा कर लेना है। यहाँ प्रश्न है कि बलित पर्वत की किस प्रकार की चट्टान से बनी है? तो सीधा सीधी ग्रेनाइट करना है। और उसके जो बाहरी पार्ट है, इसे रीढ़ तो है, बाहरी पार्ट मेटामॉर्फिक भी है और सेडिमेंट्री भी है, रूपांतरित भी है और अवसादी चट्टान भी है। लेकिन रीढ़ का अगर क्वेश्चन आ गया तो होगा ग्रेनाइट। और ग्रेनाइट किस प्रकार का चट्टान है? तो ग्रेनाइट जो है वह इग्नियस रॉक है और वह इंट्रूसिव इग्नियस रॉक का उत्तम उदाहरण है। एनीवे टू फिनिश, नाउ कम्स तीसरा प्रश्न दिया गया है। तीसरा प्रश्न तो हो गया, 1 2 3 वाला हो चुका है। अब आइए चौथा, किस भूद्रोणी, अब धरातल पर कुछ ऐसे हैं जो लाखों वर्ष पहले काफ़ी धसान वाले क्षेत्र से, उसको अर्थ डिप्रेशन कहते हैं। यहाँ प्रश्न है कि किस भूद्रोणी, अर्थ डिप्रेशन धसान वाला को कहते हैं, से हिमालय पर्वत श्रृंखला की उत्पत्ति। आज जहाँ हिमालय पर्वत आप देखते हो वहाँ कालांतर में लाखों वर्ष पहले टेथिस सागर था, वह एक भूद्रोणी था, अर्थ डिप्रेशन था। और पर्वत निर्माण की तीसरी अवस्था आज भी चल रही है, 2 अवस्थाएं गुजर चुकी है, आज भी पर्वत निर्माण की तीसरी अवस्था जारी है, जिससे हिमालय पर्वत और भी ऊंचे उठ रहे हैं। और वो टेथिस सागर में ही किस प्रकार की भूद्रोणी से? तो इसका उत्तर होगा टेथिस सागर के भूद्रोणी में ही सेडिमेंट्स, बालू बजरी गाद अत्यधिक मात्रा में जमा हुआ और धरती के अंदर का जो प्लेट थी, आपको बताया था ना 6 प्लेट्स हैं। एक अपर प्लेट जो है यूरेशियाई प्लेट्स है और नीचे का जो प्लेट्स है वो आपको अफ्रीकी प्लेट है और नीचे का प्लेट में आप कहते हैं इंडियन प्लेट्स हैं। यूरेशियाई प्लेट्स ऊपर वाले और इंडियन प्लेट नीचे वाले। ऊपर वाले को कहते हैं अंगारा लैंड और नीचे वाले को कहते हैं गोंडवाना लैंड। अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड के कंप्रेशन से धरती के नीचे का जो प्लेट सब हैं बड़े बड़े, और उसके यहाँ टेथिस सागर है और यहीं पर हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ। ऊपर वाला प्लेट यूरेशियाई प्लेट्स और नीचे वाला यूरेशिया, यूरोप और एशिया, ऊपर में यूरोप है और नीचे में एशिया वाला पार्ट है। तो यहाँ यूरेशियाई प्लेट्स है और इंडियन प्लेट्स है और आपस में इस तरह से कंप्रेशन से ये हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ। तो एनीवे वहाँ पर जो अर्थ डिप्रेशन है, वह अर्थ डिप्रेशन का नाम और उस भूद्रोणी का नाम है टेथिस सागर। और पर्वत निर्माण की तीसरी अवस्था आज भी सक्रिय है। एनीवे तो इस तरह से चौथा प्रश्न हो गया। 5वां प्रश्न आए, बहुत इंपॉर्टेंट, अपने देश का, इंडिया का, अपने देश का कौन सा पर्वत संसार के सबसे पुराने पर्वतों में गिना जाता है? बहुत सारे पर्वत हैं और पेनिनसुलर इंडिया में बहुत सारे पर्वत हैं, नदर्न इंडिया में भी बहुत सारे पर्वत हैं, लेकिन सबसे पुराने पर्वतों में, संसार के भी कह सकते हैं, अपने देश का तो कह ही सकते हैं, पूरे संसार का भी कह सकते हैं। यह प्रश्न आ सकता है कि संसार के सबसे पुराने पर्वतों में किसका नाम आता है? और उसका नाम आता है, अपना देश भी ले लो और पूरे संसार को भी ले लो, वह है अरावली पर्वत। वह कौन है? अरावली पर्वत। यह है दिल्ली जो है, दिल्ली रीच, उस अरावली पर्वत का जो जीर्ण श्रृंखला उसे दिल्ली रीच कहते हैं। दिल्ली से अहमदाबाद तक यह 800 किलोमीटर की रेंज में फैला हुआ है, 800 किलोमीटर की लंबाई में है। और यह बहुत ही आरंभ में यह भी फोल्ड माउंटेन था, इसको ओल्ड फोल्ड माउंटेन कहते हैं। लेकिन अगर वर्तमान में पूछा जाए कि यह किस प्रकार का पर्वत है, तो पर्वत के जो 4 प्रकार हैं, चौथे जो प्रकार हैं रेलिक्ट माउंटेन या डिजिक्टेड माउंटेन कहिए या रेजिडुअल माउंटेन कहिए, अवशिष्ट पर्वत के रूप में कहिए। लेकिन प्रारंभ में अगर कहा जाए कि प्रारंभ में किस प्रकार का था, तो ये भी फोल्ड माउंटेन थे, इसको कहते हैं ओल्ड फोल्ड माउंटेन, प्राचीन बलित पर्वत। और एशिया का जो हिमालय है, यूरोप का जो आल्पस है, वह नवीन है। नवीन माने नया, आज भी उसका हो रहा है। तो चलिए ये भी प्रश्न आपके हो गए। अरावली पर्वत ओल्ड माउंटेन। 6ठा प्रश्न है, अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी माउंट आबू पर्वत पर है, राजस्थान में है। वह
उसका नाम है गुरु शिखर। कभी कभी तो इसका नाम भी पूछ दिया जाता है कि अरावली जो रेंज 800 किलोमीटर में है, तो 800 किलोमीटर जो पहाड़ फैला हुआ है तो सबसे ऊंचा कहाँ पर है? तो दिल्ली से शुरू हुआ, अहमदाबाद हुआ, राजस्थान से गुजरते हुए राजस्थान में के सिरोही जिला में माउंट आबू पर्वत पड़ता है। राजस्थान के सिरोही जिला में माउंट आबू पर्वत पड़ता है और उसी माउंट आबू पर्वत पर जो सबसे हाईएस्ट पीक है अरावली का, उसका नाम है गुरु शिखर। अब गुरु शिखर की ऊंचाई कितनी है आपको पूछ दिया जाता है, अक्सर जानना चाहिए। गुरु शिखर की ऊंचाई परीक्षा में अक्सर आता है 1722 मीटर, 1722 मीटर। फिर अगर ये फीट में कोई पूछ दे तो क्या करेंगे, आप अपना गुना कर लीजिएगा। 1 मीटर और 3.28 फीट। कोई कहे कि गुरु शिखर की ऊंचाई फीट में निकालिए तो गुना करके निकाल लेंगे, जो आएगा वो आपका उत्तर होगा। तो इस तरह से ये भी प्रश्न हो गया, बहुत आसान, और ठीक से आप सुनेंगे तो सारा का सारा क्वेश्चन इस चैप्टर्स का आपको गेट बाई हार्ट ही हो जाएगा। अपने यहाँ पढ़ाने का ही तरीका है कि उसको इतना बार रिपीट किया जाता है कि आप सुनते सुनते आपको गेट बाई हार्ट हो जाएगा, बशर्ते कि आपका कंसंट्रेशन होना चाहिए, पढ़ने के प्रति रुचि होनी चाहिए। अगर इंटरेस्ट है तो आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। सबसे बड़ा चीज़ होता है रुचि। काम करते हुए आनंद का अनुभव हो, चाहे पढ़ाई का ही काम कर रहे हो, खेती का काम कर रहे हो, व्यापार का काम कर रहे हो, उसको कर्मण्य कहते हैं। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने क्या कहा था? कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। फल की चिंता नहीं करें, कर्म करना है, और जैसा बोएंगे वैसा काटेंगे, जैसा कर्म करेंगे फल तो ऐसा मिलता ही मिलता है। ऐसा तो कुछ ऐसा नहीं है जो आप करेंगे, मेहनत करेंगे तो आपको फल नहीं कर, पढ़ेंगे खूब मन लगा करके तो याद नहीं होगी, एकदम निश्चित हो जाना है। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न है, 7वां प्रश्न है, फ्रांस का बॉस गेज। अब सारे पर्वत वर्ल्ड लेवल का है, वर्ल्ड कंटेक्स्ट में होता है, तो फ्रांस का बॉस गेज, जर्मनी का ब्लैक फॉरेस्ट। अब ये सब उदाहरण पूछा जाता है, इसमें अक्सर परीक्षा में उदाहरण पूछता है। फ्रांस का बॉस गेज, जर्मनी का ब्लैक फॉरेस्ट तथा पाकिस्तान का साल्ट रेंज माउंटेन किस प्रकार के पर्वत का ही उदाहरण है? जैसे शुरू में बताया था ना, एशिया का हिमालय, यूरोप का अल्प, से किस प्रकार का है? तो फ्रांस का बॉस गेज, जर्मनी का ब्लैक फॉरेस्ट और पाकिस्तान का साल्ट रेंज माउंटेन, खंड पर्वत या भ्रंश पर्वत, उसका दोनों में नोमेनक्लेचर है। या तो कहो खंड पर्वत, एक ही बात हुआ, खंड पर्वत को अंग्रेजी में कहते हैं ब्लॉक माउंटेन, ब्लॉक माउंटेन हो गया, या भ्रंश पर्वत कहिएगा तो इसको अंग्रेजी में कहते हैं फॉल्ट, FAULT, कुछ भी रह सकता है खंड पर्वत, तो उसे याद रखना है। तो फ्रांस का बॉस गेज, जर्मनी का ब्लैक फॉरेस्ट और पाकिस्तान का साल्ट रेंज माउंटेन खंड पर्वत का उदाहरण है। भारत में भी जो विंध्य पर्वतमाला है और सतपुरा पर्वतमाला है वो भी खंड पर्वत का ही उदाहरण है, और उन दो पर्वतों के बीच से नर्मदा नदी पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है। तो ये भी आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, लेकिन यहाँ पर जो क्वेश्चन है उसी का उत्तर जान जाए, अच्छा है। अगला, भारत में, अब आइए क्वेश्चन आ गया, भारत में नर्मदा घाटी, आपको बताया ना भ्रंश घाटी, नीचे वाला चट्टान का कुछ पार्ट हुआ तो घाटी हो गया। तो अगला प्रश्न यही था, भारत में नर्मदा घाटी भ्रंश घाटी का उदाहरण है, नर्मदा घाटी भ्रंश घाटी का उदाहरण है। बताएं कि इसके उत्तर में, उत्तर नक्शा देखने का तरीका जान जाइए, उत्तर में बहुत लड़का नहीं जानता है। अगर आपसे ऐसे कोई पूछ दे कि उत्तर में किधर होगा, दक्षिण किधर होगा, पूरब किधर होगा और पश्चिम को, ज्योग्राफी पढ़ने में ये चीज़ जाना, ऊपर में हमेशा नॉर्थ होता है। कहीं का भी नक्शा देखना हो तो ऊपर में नॉर्थ, और नीचे में दाहिना साइड अगर करना, नीचे में दाहिना नहीं, दाहिना में तो पूरब होगा, ऊपर में नॉर्थ और नीचे में साउथ, दाहिना साइड ईस्ट और बायां साइड वेस्ट, दाहिना साइड पूरब और बायां साइड पश्चिम होगा। अगर यही नॉर्थ ईस्ट हो जाएगा तो ऊपर में नॉर्थ है, ईस्ट है, दिस इज द नॉर्थ ईस्ट। अगर नॉर्थ वेस्ट कर देगा तो ऊपर में नॉर्थ है, दिस इज द नॉर्थ वेस्ट। साउथ ईस्ट कहे तो साउथ नीचे में, ईस्ट इधर है तो इधर हो गया, और साउथ वेस्ट अगर कहे तो दिस इज द साउथ वेस्ट। ये सब जानना चाहिए कि नॉर्थ ईस्ट किधर होगा। अब भारत का नॉर्थ ईस्ट इधर में है, भारत का अगर ऐसे नक्शा कर दिया जाए तो इधर तक होगा नॉर्थ वेस्ट, उत्तर पश्चिम वाला क्षेत्र जो इधर पाकिस्तान वाला आ जाता है, और साउथ ईस्ट इधर वाला हो गया, और साउथ वेस्ट अभी देखिए दक्षिण पश्चिम मानसून आने वाला है केरल से, तो दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की आती है, इधर से आती है और ऐसे चली जाती है। तो एनीवे यहाँ प्रश्न है कि भारत में नर्मदा घाटी भ्रंश घाटी का उदाहरण है, बताएं कि इसके उत्तर में और दक्षिण में, तो उत्तर का उत्तर ऊपर में और नीचे में दक्षिण, तो ऊपर वाला पार्ट में जो है विंध्य पर्वतमाला है और नीचे वाला पार्ट में सतपुरा पर्वतमाला है, और इसी दोनों के बीच से नर्मदा नदी पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है, याद रखिएगा। और यही विंध्य पर्वतमाला जो है डिमार्केशन लाइन है इंडिया, साउथ इंडिया और नॉर्थ इंडिया, है ना, दक्षिण भारत, हम लोग उत्तर भारत में हैं, तो ये डिमार्केशन लाइन है। डिमार्केशन लाइन इस पर्वत को माना जाता है कि विंध्य पर्वतमाला के उत्तर में उत्तर भारत और विंध्य पर्वतमाला के दक्षिण में
दक्षिण भारत, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, जानना चाहिए। अब उत्तर भारत और दक्षिण भारत समझ में नहीं आया। उत्तर भारत कहाँ, मध्य प्रदेश में तो है। ऐसे भी आपके देश के जो राज्य हैं उसमें एक राज्य है मध्य प्रदेश, लग रही है मध्य, तो इसी मध्य प्रदेश में ही तो विंध्य पर्वतमाला है। तो मध्य प्रदेश में ऊपर में चले जाएंगे तो ऊपर में वाला पार्ट जो है उत्तर नॉर्थ इंडिया, और इससे नीचे में आएंगे तो ये साउथ इंडिया। एनीवे ये क्वेश्चन हो गया। अगला क्वेश्चन है संसार की महान भ्रंश घाटी, वर्ल्ड का है, संसार की महान भ्रंश घाटी अफ्रीका से लेकर लाल सागर होती हुई सीरिया तक लगभग कितने किलोमीटर लंबी है? और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसकी लंबाई करना है। संसार की महान भ्रंश घाटी अफ्रीका से होती हुई लाल सागर होते हुए वह सीरिया तक लगभग कितने किलोमीटर लंबी है? और इसका उत्तर आपको गेट बाई हार्ट करना है। ये इतनी अधिक लंबाई है तो पृथ्वी के परिधि का लगभग छठा भाग है। पृथ्वी की परिधि जो सरकम्फ्रेंस अगर ऐसे करते पूरा घेरा परिधि को तो सरकम्फ्रेंस, उसका छठा भाग है। तो इसका उत्तर लिखा जाए यह लगभग 6000 किलोमीटर है। और पृथ्वी अगर ऐसे पृथ्वी है तो पृथ्वी का आपको बताया थे ना स्फेरिकल बॉडी है, अगर ये यहाँ तक जो तो आपको रेडियस बताए थे, और ये जो होता है ये सरकम्फ्रेंस है, और ये सरकम्फ्रेंस लगभग छठा भाग है, तो इसका 6 से कर देंगे तो 36,000 हो जाए। तो पृथ्वी के परिधि का लगभग ये छठा भाग है, याद रखिएगा, सरकम्फ्रेंस और अर्थ का छठा भाग आता है। तो 6000 किलोमीटर में यह जो है रिफ्ट वैली बना हुआ है, घाटी है। अगला प्रश्न है बहुत इंपॉर्टेंट है, नीलगिरी, नीलगिरी पर्वत है तमिलनाडु में। तो नीलगिरी पारसनाथ वो गिरिडीह जिला में पड़ता है, तथा राजमहल की पहाड़ियाँ भागलपुर में किस प्रकार के पर्वत का उदाहरण है? खाली पर्वत में जाने पर्वत का उदाहरण, पर्वत तो 4 तरह के हैं जो आपको पता है, तो बलित का भी क्लियर कर दिए, भ्रंश का भी क्लियर कर दिए, ज्वालामुखी का आएगा तो बताएंगे जहाँ संचय हो जाता है। और यहाँ करा है कि नीलगिरी की पहाड़ी जो है, ऐसे भी साउथ इंडिया जो पेनिनसुलर इंडिया है, प्रायद्वीपीय भारत के जितने भी पर्वत हैं वो रेलिक्ट माउंटेन के ही उदाहरण है। अरावली को छोड़ दिया जाए ऊपर वाला पार्ट को, वो तो ओल्ड फॉल्ड माउंटेन है। तो नीलगिरी, पारसनाथ तथा राजमहल की जो पहाड़ियाँ हैं वह अवशिष्ट पर्वत है। कालांतर में पर्वत दूसरे रूपों में थे, वह घिस पीट करके वह जो है अब क्या हो गए हम, डेजिक्टेड माउंटेन या रेजिडुअल माउंटेन या रेलिक्ट माउंटेन, अवशिष्ट पर्वत उसको कहा जाता है। और लेकिन नीलगिरी की जो वर्तमान ऊंचाई है वो थोड़ा बढ़ गया है, वो थोड़ा नीचे की धरती के अंतर्जात कोणों से ऊपर आ गया है, लेकिन इसकी ऊंची सबसे ऊंची चोटी दोदा बेटा है नीलगिरी का, ये बाद में बताया जाएगा। अगला प्रश्न है हवाई द्वीप समूह, प्रशांत महासागर, महासागर में भी बहुत द्वीप है, और प्रशांत महासागर में तो द्वीपों की संख्या सबसे अधिक है, करीब 20,000 से भी अधिक। यह प्रश्न आता है कि प्रशांत महासागर में द्वीपों की संख्या कितनी है, तो 20,000 से अधिक, संसार का सबसे बड़ा महासागर। यानी वो क्वेश्चन नहीं है, तो बहुत सारे प्रश्न रहते हैं अपने यहाँ, इतना तरह का क्वेश्चन आपको बता देंगे, क्वेश्चन छूटेगा ही नहीं अगर ठीक से आप करेंगे। यहाँ क्वेश्चन है कि हवाई द्वीप समूह का मोना लोआ तथा जापान का फ्यूजियामा किस प्रकार का पर्वत, 2 ही पर्वत का नाम दिया, जापान का फ्यूजियामा, इटली का विश्व नहीं दिया हुआ है। तो जो क्वेश्चन है जापान हवाई द्वीप समूह का मोनोलोआ और जापान का फ्यूजियामा किस प्रकार के पर्वत का उदाहरण है? ये संचयित पर्वत है, लावा गैस इतना मात्रा में जमा हो गया, ज्वालामुखी पर्वत को संचयित पर्वत कहते हैं, माउंटेन ऑफ एक्यूमुलेशन, माउंटेन ऑफ एक्यूमुलेशन भी कहते हैं। तो चलिए यह जो क्वेश्चन है इसका उत्तर लिखा जाए माउंटेन ऑफ एक्यूमुलेशन, ACCUMULATION, संचयित पर्वत कहा जाए या इसको कहा जाए ज्वालामुखी पर्वत, 2 नोमेनक्लेचर है, या तो संचयित पर्वत या ज्वालामुखी पर्वत कहा जाए। तो इस तरह से आपको ज्वाला पर्वत के तीनों प्रकार का हो ही गया लगभग। अब कुछ क्वेश्चंस और हैं, और पर्वत के बाद आपको कुछ पठार का भी क्वेश्चंस देख लेना है। आपको पर्वत के बाद इस चैप्टर्स में तीनों देखता था ना, पर्वत भी देखना था, पठार भी देखना था और मैदान भी देखना था। तो पर्वत कितने हो गए? मोटे तौर पर पर्वत 4 प्रकार के होंगे। हालांकि विवर्तनिक संचलन से पर्वत 2 प्रकार के होते हैं, टेक्टोनिक मूवमेंट से 2 होते हैं, बार बार रिपीट कर रहे हैं, बलित पर्वत और खंड पर्वत। टेक्टोनिक मूवमेंट, धरती के अंदर के प्लेट जो आपस में टकराते हैं उससे जो पर्वत का निर्माण होता है वो टेक्टोन, और धरती के नीचे से लावा गैस के निकलने से जो जमा होता है वो तो ज्वालामुखी पर्वत हो गया। तो ऐसे 3 हो गया, और उन तीनों पर्वतों का अवशिष्ट भाग जो होता है वो अवशिष्ट पर्वत हो गया। जीर्ण शीर्ण लाखों वर्षों से उस पर जो बाहरी बल ऐसे कुछ लग रहे हैं, जोरों की हवाएं बह रही हैं, नदियाँ प्रवाहित हो रही हैं, आदि आदि जो एजेंट्स हैं, फैक्टर्स हैं, जिसके चलते पर्वत जो है जीर्ण शीर्ण अवस्था में, जैसे दिल्ली का ही दिल्ली रिज है
वो अवशिष्ट पर्वत में आ गया है, आरंभ में ओल्ड फॉर्म इनमें। तो अब प्रश्न है, अब पर्वत के बाद जरा पठार। आपको शुरू में बताया था कि पठार कितने तरह के होते हैं, और पठार के शीर्ष सपाट होते हैं, उनका गर्भ रत्नों से भरा होता है, और उसके जो चट्टान होते हैं वो सेडिमेंट्री रॉक्स का मोटे तौर पर बना होता है, ये जाना है। और उनकी ऊंचाई कंपैरेटिवली पर्वतों से नीचे होती है। भारत में देखिए, डेक्कन का प्लाटू है, छोटा नागपुर का प्लाटू है, शिलोंग का प्लाटू है, कैमूर, रोहतास आदि आदि बहुत सारे प्लाटू हैं। तो यहाँ प्रश्न है जो दिया गया है, किस प्रकार के पठार, पठार 3 तरह के हैं, लेकिन यहाँ प्रश्न किस प्रकार के पठार पूर्णतः या अंशतः, पूर्णतः को अंग्रेजी में फुल्ली और अंशतः को अंग्रेजी में पार्शियली, पूर्णतः या अंशतः पर्वतों से घिरे हैं। अब पर्वत है, जिस काल में पर्वतों का निर्माण हुआ उसी काल में कुछ पठार के भी निर्माण हुए, और वह है अंतर पर्वतीय, 2 पर्वतों के बीच जो पठार बन गए उसको कहता है इंटर माउंटेन प्लाटू, याद रखिएगा। और विश्व स्तर में जैसे तिब्बत का जो पठार है, संसार का छत कहता है, तिब्बत का है, बोलिविया का है और मैक्सिको का है। तो किस प्रकार के पठार, और इसका उत्तर होगा अंतर पर्वतीय पठार। और इन पठार का निर्माण जिस काल में पर्वत का निर्माण हुआ उसी काल में इन पठार का भी निर्माण हुआ। और ये है तिब्बत, इसका उदाहरण तो नहीं पूछा है, तिब्बत लिख बता दिया, तिब्बत, बोलिविया और मैक्सिको का पठार इंटर माउंटेन प्लाटू का उत्तम उदाहरण है। आइए जल्द से देखते हैं। अगला प्रश्न है, अर्जेंटीना, अर्जेंटीना में पेटागोनिया तथा संयुक्त राज्य अमेरिका का अपलेशियन पठार, अर्जेंटीना का पेटागोनिया और संयुक्त राज्य अमेरिका का पेटागोनिया अपलेशियन का पठार, संयुक्त राज्य अमेरिका अपलेशियन का पठार किस प्रकार के पठार का उदाहरण है। पठार 3 तरह का है, एक तो है अंतर पर्वतीय, एक होता है पर्वत पादीय, पर्वत का नीचे वाला फुट वाला पार्ट है पर्वत पादीय पठार, उसको अंग्रेजी में होता है पिडमोंट माउंटेन, उसको क्या कहते हैं, पिडमोंट माउंटेन कहा जाता है। पर्वत पादीय पठार को क्या कहते हैं, पर्वत पादीय पिडमोंट, PIEDMONT, प्लाटू का स्पेलिंग ठीक से लिखा जाए। ये है पर्वत पादीय, पर्वत के फुट वाले पार्ट में जो पठार बन जाते हैं वे हैं पर्वत पादीय पठार। तो ये भी हो गया। अगला है अपर्दन जनित पठार, अपर्दन मान काट छांट, इरोजनल प्लाटू किसे कहा जाता है, अपर्दन जनित काट छांट, इरोजन है, इरोजन टूट फूट गया और उसके बाद जो जीर्ण से नीचे आ जाता है, तो अपर्दन जनित पठार भी पर्वत पादीय पठार को कहा जाता है। इसको याद कर रहे हैं, इरोजनल प्लाटू, इरोजन हुआ, काट फाट हुआ, डिनुडेशन हुआ, तो ये जो है पर्वत पादीय पठार, पर्वत पादीय जो पठार होते हैं वे अपर्दन जनित, अपर्दन मतलब होता है काट छाट, इसको याद करना है कि अपर्दन जनित पठार पर्वत पादीय पठार को कहते हैं, जो पर्वत के फुट में है, नीचे में बने हुए होते हैं, उसको इरोजनल प्लाटू कहा जाता है। तो इसको रट लेना है। अगला है पाकिस्तान का पोतवार पठार, इसको याद रखना है, पाकिस्तान का पोतवार पठार किस प्रकार के पठार का उदाहरण। पठार 3 तरह के हैं, एक तो है इंटर माउंटेन प्लाटू जो पहाड़ों के बीच में है, 2 तरह पर होता है, एक होता है पिडमोंट